दोस्तों, लॉक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लॉक के कंसेप्ट ऑफ कंसेंट को देखते हैं। तो लॉक के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉक गवर्नमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन कंसेंट। तो गवर्नमेंट को कंसेंट पे बेस्ड होना चाहिए। एंड पीपल एक्सप्रेस देयर कंसेंट इन इलेक्शन। और पीपल जो अपना कंसेंट है, पीपल अपना कंसेंट इलेक्शन के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। तो लॉक टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ कंसेंट। तो लॉक दो प्रकार के कंसेंट की बात करता है, एक डायरेक्ट कंसेंट और एक टैसिट कंसेंट, माने इनडायरेक्ट कंसेंट। गवर्नमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन कंसेंट। गवर्नमेंट को कंसेंट पे बेस्ड होना चाहिए। और पीपल एक्सप्रेस द कंसेंट डायरेक्टली एज वेल एज इन टैसिट मैनर। तो पीपल या तो डायरेक्टली अपनी कंसेंट को एक्सप्रेस करेंगे या टैसिट मैनर में। तो डायरेक्टली कैसे पीपल अपने कंसेंट को एक्सप्रेस करेंगे? आई हैव वोटेड अ पर्सन एंड ही हैज़ इलेक्टेड दिस इन माई डायरेक्ट कंसेंट। तो मैंने किसी पर्सन को जो है तो वोट किया और अगर वह इलेक्ट हो गया तो इस सेंस में मैंने अपने डायरेक्ट कंसेंट का उपयोग किया। सपोज इन इलेक्शन बीजेपी ने 40% वोट गेन किया, कांग्रेस ने 5% और सीपीआई 1%। तो इसमें जो बीजेपी है 40% वोट शेयर के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करती है। पीपल हैव वोटेड फॉर बीजेपी हैव गिवन द डायरेक्ट कंसेंट। तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है उन्होंने काइंड ऑफ डायरेक्ट कंसेंट दी है। और पीपल हु वोटेड फॉर अदर पार्टीज कैन नॉट से दोज इलेक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टिंग आवर कंसेंट। और जो लोग जिन्होंने कांग्रेस या किसी पीआई को वोट दिया है वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये इलेक्शन उनके कंसेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वी वोटेड फॉर समवन एल्स, है ना। तो चूँकि हमने किसी दूसरे के लिए वोट किया है, फॉर एग्जांपल इस केस में कांग्रेस और सीपीआई के लिए वोट किया है, तो जो गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाई है वो हमारे कंसेंट को, हमारे जो है तो कंसेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा पीपल नहीं बोल सकते हैं। सो पीपल कैन नॉट से दैट वी विल नॉट फॉलो द लॉज बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इस कारण लोग यह नहीं कह सकते हैं कि वो जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है फॉर एग्जांपल बीजेपी की, तो उनके द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी कंसेंट नहीं दी। लॉक से दैट एवरीवन विल हैव टू फॉलो द लॉ। लॉक का मानना है कि हर व्यक्ति को लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। दोज हुज रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट इलेक्टेड, और जिनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं हुआ है, इन देयर केस इट विल बी अज्यूम दैट दे हैव गिवन इफ नॉट डायरेक्ट देन इनडायरेक्ट कंसेंट और टैसिट कंसेंट। तो जिन लोगों ने वोट किया था और उनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं हो पाया, तो यह अज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि उन्होंने अपनी डायरेक्ट कंसेंट अगर नहीं दी है तो कम से कम इनडायरेक्ट कंसेंट या टैसिट कंसेंट तो दी ही है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट? और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की पावर का क्या स्कोप होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉक गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट फिड्यूसरी। मतलब गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है। फिड्यूसरी ट्रस्ट माने आर्टिफिशियल ट्रस्ट। देयरफॉर पीपल आर ट्रस्टी, और पीपल ट्रस्टी है। गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है और पीपल आर ट्रस्टी। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विजन। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने ट्रस्टी के जो विचार हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी ओरिजिनल पावर। इसका मतलब ये भी हुआ गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं है। ओनली पीपल हैव ओरिजिनल पावर। तो ओरिजिनल पावर किसके पास है? केवल लोगों के पास है। इन दिस फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो ओनली पीपल हैव ओरिजिनल पावर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो वो ओरिजिनल पावर किसके पास है? पीपल के पास है। इन द स्टेट ऑफ नेचर में, किस रूप में? नेचुरल राइट के रूप में। गवर्नमेंट इंजॉय ओनली डेलीगेटेड पावर, और गवर्नमेंट केवल डेलीगेटेड पावर इंजॉय करती है, दी हुई शक्तियाँ ही इंजॉय करती है। मीन्स गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज ओनली दैट अमाउंट ऑफ पावर विच इज ट्रांसफर टू देम बाय पीपल। तो गवर्नमेंट केवल उतनी ही पावर को एक्सरसाइज कर सकती है जितनी पावर पीपल के द्वारा उनको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की गई है। गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, और गवर्नमेंट को जो पीपल हैं उनके विशेष के अनुसार काम करना होगा। मतलब गवर्नमेंट की जो पावर है
लिमिटेड है। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्ररली, तो गवर्नमेंट मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। व्हाट पावर और राइट पीपल हैव ट्रांसफर टू द स्टेट, तो पीपल ने, लोगों ने स्टेट को कौन कौन से अपने पावर और राइट्स ट्रांसफ़र किए हैं। तो पीपल हैव ट्रांसफर्ड ओनली दोज राइट्स बिकॉज ऑफ विच देयर वर इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर, तो लोगों ने केवल वही राइट को ट्रांसफ़र किया है जिनके कारण स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंस, असहजता महसूस हो रही थी। हॉब्स का क्या कहना है, इन हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वार इवन राइट टू लाइफ वाज नॉट गारंटीड, तो स्टेट का जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर है वो स्टेट ऑफ वार है जहाँ पर राइट टू लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं थी। देयरफॉर स्टेट वाज एब्सोल्यूट नेसेसिटी एंड हेंस मैन ट्रांसफर ऑल राइट्स बिकॉज ओनली एब्सोल्यूट स्टेट वुड गिव सिक्योरिटी, तो इसलिए स्टेट की एक एब्सोल्यूट स्टेट की नेसेसिटी थी और इस कंडीशन में व्यक्ति ने अपने सभी राइट्स स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिए। क्यों? क्योंकि केवल एक एब्सोल्यूट स्टेट ही सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। लॉ के साथ क्या है, तो इस स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस, तो लॉ के लिए स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक स्टेट ऑफ पीस है। पीपल हैव देयर नेचुरल राइट्स, पीपल के पास अपने नेचुरल राइट्स हैं। स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट नेसेसिटी, और स्टेट मतलब कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, जिस तरह हॉब्स को बताता है एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है स्टेट की। दैट पीपल ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर राइट, जिससे कि पीपल उसको अपने सभी राइट्स ट्रांसफ़र कर दें। इन लॉक स्टेट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, तो लॉक के लिए स्टेट एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, मतलब एक है ना, जो अपनी असुविधा है उसको दूर करने का एक टूल है। देयरफॉर नो नीड टू क्रिएट द एब्सोल्यूट स्टेट, अतः एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेदर गिव ओनली दोज पावर विच आर इसेंशियल, बल्कि केवल उतनी ही पावर दी जाए स्टेट को जो कि ज़रूरी है। सो पीपल एग्रीड टू ट्रांसफ़र ओनली 3 ऑफ देयर नेचुरल राइट, इसलिए पीपल अपने 3 नेचुरल राइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। कौन कौन से? राइट टू मेक लॉ, लॉ बनाने की शक्ति, उनको जो लॉ बनाए गए उनको एग्जीक्यूट करने की राइट, और उन लॉज को एडजुडिकेट करने का राइट। और सिंस ऑल पीपल विल ट्रांसफ़र देयर राइट टू मेक लॉ, टू एग्जीक्यूट लॉ, टू एडजुडिकेट लॉ, मतलब टू मेक लॉ मतलब अ कॉमन अथॉरिटी टू मेक लॉ विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक कॉमन अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में आएगी जो लॉ बनाएगी। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, अ कॉमन अथॉरिटी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस जो कि लॉज को एग्जीक्यूट करेगी, तो उसे एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाएगा। और एक कॉमन अथॉरिटी आएगी जो लॉज को एडजुडिकेट करेगी, जजमेंट देगी, तो जुडिशरी के रूप में। 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसलिए गवर्नमेंट की 3 ब्रांचें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अस्तित्व में आती हैं। ईच ब्रांच विल हैव सेपरेट फंक्शन, दैट इज वाई वी कैन कॉल जॉन लॉक एज ओरिजिनेटर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो और जो हर ब्रांच है गवर्नमेंट की, हर ब्रांच का सेपरेट फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जो लेजिस्लेचर होगी वो लॉ बनाएगी, जो एग्जीक्यूटिव होगी वो लॉज को एग्जीक्यूट करेगी, और जो जुडिशरी होगी जजमेंट देगी। इसलिए लॉ को ओरिजिनेटर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जा सकता है। तो अब चलिए लॉ की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉ, रिवोल्यूशन और टॉलरेशन को समझते हैं। तो लॉ थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट, तो लॉ की जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वो लिमिटेड गवर्नमेंट के से रिलेट करती है। व्हाट पुट लिमिट्स ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस क्या, मतलब गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर लिमिटेशन कौन लगाता है, तो राइट्स ऑफ पीपल आर पावर्स ऑफ द पीपल विच लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, तो जो पीपल्स के राइट होते हैं वो स्टेट की पावर पर लिमिट लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। लॉक टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉक 2 कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सोसाइटी इमर्ज होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे के राइट को फॉर्मल रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे नेचुरल सोसाइटी एक फॉर्मल सोसाइटी के में तब्दील हो जाती है। और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, गवर्नमेंट माने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और हर जो है तो ब्रांच के, हर गवर्नमेंट के हर ब्रांच का एक सेपरेट फंक्शन होगा।
लॉक कहते हैं कि गवर्नमेंट को कंसेंट पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है और इसलिए उसे पीपल के विशेष के हिसाब से काम करना चाहिए, जो लोग चाहते हैं उसके हिसाब से काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट है। और व्हाट इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ पीपल, और क्या होगा अगर गवर्नमेंट लोगों के विशेष के अनुसार काम नहीं करती है, कंसेंट के हिसाब से काम नहीं करती है। इफ़ गवर्नमेंट एक्ट इन आर्बिट्ररी मैनर मीन्स गवर्नमेंट हैव ब्रीच द ट्रस्ट। अगर गवर्नमेंट आर्बिट्ररी मैनर में काम करती है, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया है। इफ़ गवर्नमेंट ब्रीच द ट्रस्ट देन पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट ने अपने ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉक के थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो लॉक की जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है वो एक लिबरल थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है। लिबरल थ्योरी रिवोल्यूशन क्या होती है? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मीन, फॉर एग्जांपल इंडियन रिवोल्यूशन, है ना। उसमें जो मार्क्सिस्ट है वो वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द सिस्टम में बिलीव करता है, फॉर एग्जांपल चाइनीज रिवोल्यूशन। तो इंडियन रिवोल्यूशन लिबरल रिवोल्यूशन का प्रकार है और जो चाइनीज रिवोल्यूशन था वो वायलेंट ओवरथ्रो और मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन का प्रकार था। लॉक्स व्यू ऑन रिवोल्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय तो लॉक का जो व्यू है रिवोल्यूशन पर वो ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो 1988 में हुआ था उससे प्रभावित है। मतलब पीसफुल चेंज, पावर शिफ्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्क टू पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो पावर है वो एब्सोल्यूट मोनार्क से पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई एक पीसफुल मैनर में, ब्लडलेस रिवोल्यूशन के माध्यम से। सिंस लिबरल बिलीव दैट मैन इज रेशनल, क्योंकि जो लिबरल होते हैं वो मानते हैं कि मैन रेशनल है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर वायलेंस, इसलिए हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपल कैन रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग, और पीपल अपने जो डिस्प्यूट हैं, अपने जो डिसएग्रीमेंट हैं, उनको डायलॉग के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। द कंडीशन इन विच पीपल विल हैव राइट टू रिवोल्ट, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंतर्गत लोगों को राइट टू रिवोल्ट प्राप्त होगा? व्हेन गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ पीपल, अगर गवर्नमेंट लोगों के विश के अनुसार काम नहीं करती है तो लोगों के पास रिवोल्ट का अधिकार होगा। दूसरा जो रीजन है, व्हेन गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव डज नॉट अलाउ लेजिस्लेटर टू फंक्शन, और अगर गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर को फंक्शन करने से रोकती है। थर्ड जो सिनेरियो होगा, व्हेन एग्जीक्यूटिव डज नॉट इम्प्लीमेंट द लॉज विच वाज मेड बाय पार्लियामेंट। तीसरा सिनेरियो ये होगा जब एग्जीक्यूटिव जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से मना कर देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो है तो आर्बिट्री मैनर में काम करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन एग्जीक्यूटिव पुट इट्स पीपल अंडर रूल ऑफ फॉरेन प्रिंस मीन्स कंप्रोमाइजेज विद द सॉवरेंटी ऑफ पीपल। तो अगर एग्जीक्यूटिव लोगों को विदेशी ताकत के अंतर्गत, विदेशी जो शक्तियाँ हैं उनके रूल के अंतर्गत अगर रखने का काम कर देती है तब भी लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है उसने लोगों को एक फॉरेन रूल के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने लोगों की जो सॉवरेंटी है उसे कंप्रोमाइज़ कर दिया है। और लास्ट में जो बताते हैं कि अगर उसने नेचुरल राइट्स को वायलेट कर दिया है, अगर उसने नेचुरल राइट्स जो हैं उनको ब्रीच कर दिया है, अगर गवर्नमेंट ब्रीच करती है, तो इन 5 कंडीशन के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट की कंडीशन होगी। तो रिवोल्यूशन का दरअसल मतलब क्या होता है? पीसफुल चेंज, है ना। रिवोल्यूशन का मतलब होता है पीसफुल चेंज। पीसफुल चेंज कैसे? इलेक्शन के द्वारा। तो चेंज द पर्सन रूलिंग, तो इलेक्शन के द्वारा हम जो पर्सन रूल कर रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट इज जर्नल एंड लॉक थ्योरी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इज इन पर्टिकुलर। अब यहाँ पर हम लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट को समझेंगे, जो कि जनरली समझा जाता है, और जो हमारा जो विशेष ध्यान होगा वो लॉक की थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। तो लॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट क्या है? तो विच राइट आर नेचुरल राइट, तो कौन से राइट्स नेचुरल राइट्स होते हैं? तो इट इज
इनसिग्निफिकेंट बिकॉज यू कैन पुट एनी राइट एज नेचुरल राइट। तो यह कहना कि कौन से राइट नेचुरल राइट्स होते हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी राइट को नेचुरल राइट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेचुरल राइट लिस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मैनर बिहाइंड द नेचुरल राइट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेचुरल राइट्स की जो लिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैनर है, जो बैकग्राउंड नेचुरल राइट्स का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? तिलक क्या कहते हैं कि से स्वराज इज माई बर्थ राइट, द एसेंस और इमोशन ऑफ द स्टेटमेंट इज इन दिस, द राइट इज गिवन बाई गॉड एंड नॉट बाई स्टेट। तो तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा बर्थ जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसके पीछे जो उनका मतलब कहने का मतलब है या उनका जो इमोशन है वो है कि जो राइट्स हैं वो हमको गॉड के द्वारा मिले हैं, स्टेट राइट को नहीं देता है। देयरफॉर स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम इट। इसलिए स्टेट है ना राइट से पर्सन को डिप्राइव नहीं कर सकता। तो राइट जो है तो दो प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीगल राइट्स जो हाफ्स का कॉन्सेप्ट है, और नेचुरल राइट्स जो लॉ देते हैं, इमर्जेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो स्टेट इज सोर्स ऑफ राइट, मैन हैज नो राइट अगेंस्ट स्टेट। तो हाफ्स क्या मानते हैं कि स्टेट राइट का सोर्स है और स्टेट के अगेंस्ट व्यक्ति का कोई राइट नहीं। ये लीगल थ्योरी है, लीगल राइट की थ्योरी। नेचुरल राइट की थ्योरी क्या है? नेचर और स्लैश रीजन और गॉड इज द सोर्स ऑफ नेचुरल राइट, है ना। तो या तो नेचर या तो रीजन या तो गॉड नेचुरल राइट का सोर्स है, और मैन हैज राइट अगेंस्ट स्टेट, और मैन के पास स्टेट के अगेंस्ट राइट है। मैन कैन लिमिट द पावर ऑफ स्टेट, और मैन स्टेट की पावर को लिमिट कर सकता है। तो लॉक इज फादर ऑफ नेचुरल राइट। लॉक को नेचुरल राइट का पितामह कहा जाता है। क्यों? इन मिडिवल टाइम में क्या था? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट प्रचलित थी। इसका मतलब जो सारे राइट्स थे वो स्टेट से बिलोंग करते थे, बट मॉडर्न टाइम में जो है तो डिवाइन राइट, जो थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग है, उसको नेचुरल राइट से रिप्लेस कर दिया गया है। हॉब्स वैसे फर्स्ट पर्सन थे जो नेचुरल राइट की बात करते हैं, लेकिन हॉब्स जो है तो वाज नॉट डिफेंडर ऑफ नेचुरल राइट। लेकिन हॉब्स नेचुरल राइट्स के डिफेंडर नहीं थे। हॉब्स ने नेचुरल राइट्स को पावर कहा है ना। हॉब्स कॉल्ड नेचुरल राइट एज पावर एंड हेल्ड दैट मैन कैन एंजॉय राइट्स ओनली व्हेन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। तो हॉब्स ने नेचुरल राइट्स को पावर की संज्ञा दी है, और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति राइट्स को तभी एंजॉय कर सकता है जब स्टेट अस्तित्व में आता है। स्टिल हॉब्स रिकॉग्नाइज द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एज द एब्सोल्यूट राइट। फिर भी हॉब्स ने राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन को एक एब्सोल्यूट राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन इट वाज जॉन लॉक हु हैज़ गिवन द रियल क्रेडिट फॉर नेचुरल राइट। तो लॉक को नेचुरल राइट के लिए रियल क्रेडिट दिया जाता है। लॉक क्या कहते हैं? मैन वाज एंजॉइंग द नेचुरल राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर। लॉक का कहना है कि मैन स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर रहा था। व्हाट मेड इट पॉसिबल फॉर मैन टू एंजॉय नेचुरल राइट। तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी जिन्होंने पॉसिबल बनाया कि मैन नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर रहा था स्टेट ऑफ नेचर में। तो लॉक के अनुसार रीजन और नेचुरल लॉ मेड पॉसिबल टू एंजॉय नेचुरल राइट। तो रीजन और नेचुरल लॉ ने यह पॉसिबल बनाया कि हम नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर सकें। लॉक आगे कहते हैं कि रीजन इन मैन टीचेज हिम नॉट टू हार्म अदर इन हिज लाइफ लिबर्टी हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो मैन के अंदर जो रीजन होता है वह उसे सिखाता है कि वह दूसरों को उनकी लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और प्रॉपर्टी में हार्म ना करें। देयर वर सर्टेन इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में बहुत सारी असहजताएँ थी, इसलिए मैन एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में मैन ने 3 राइट्स को ट्रांसफ़र किया। कौन? राइट टू मेक लॉ, राइट टू एग्जीक्यूट लॉ और राइट टू एजुकेट लॉ। मैन हैज़ नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि दीज राइट्स आर इनएलिएनेबल राइट्स, मतलब ये राइट्स नहीं लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फंडामेंटल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे
मानव अस्तित्व के लिए फंडामेंटल है, मतलब मूलभूत है, मूलभूत तत्व हैं हमारे जो है तो एग्जिस्टेंस के लिए। दे आर प्रॉपर्टी ऑफ मैन, तो वो मैन की प्रॉपर्टी है। कौन से राइट? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये मैन के राइट्स हैं, ये मैन की प्रॉपर्टी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि नो रैशनल पर्सन कैन एवर सरेंडर दोज राइट, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो रैशनल होगा, जिसके अंदर रीजन होगा, वो इन राइटों को सरेंडर नहीं करेगा। दस राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर मैंस प्रॉपर्टी, इसलिए जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी हैं वो एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है। लॉक हैज यूज्ड राइट टू प्रॉपर्टी इन टू वेज, तो लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी को दो तरीके से यूज किया है। तो पहला क्या है? इन इंक्लूसिव सेंस, तो इंक्लूसिव सेंस में कैसे देखता है लॉक राइट टू प्रॉपर्टी को? तो यूज ऑल थ्री राइट्स टुगेदर, दैट इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लॉक ने तीनों राइट्स को इंक्लूसिव सेंस में एक साथ देखा है, और राइट टू प्रॉपर्टी को फर्स्ट यूज के लिए बोला है, एंड ओनली फॉर प्रॉपर्टी ही कास्ट प्रॉपर्टी सेकंड यूसेज। प्रॉपर्टी का फर्स्ट यूज भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी है जिसका सेकंड यूज भी हो सकता है। सेकंड यूजेस सेपरेटली कंसीडर राइट टू प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को उसने एक प्रॉपर्टी की तरह ही माना। सेकंड यूज क्या है? पहले तो इंक्लूसिव सेंस में यूज किया है, जिसमें उसने सारे राइटों को मतलब एक साथ करके सभी राइटों को देखा है, और दूसरे सेंस में उसने यूज किया है सेपरेटली, और राइट टू प्रॉपर्टी को ही प्रॉपर्टी मानता है। इसलिए स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू प्रॉपर्टी, और इसलिए एक स्टेट जो है तो एक व्यक्ति को उसके राइट टू प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता। तो इफ़ स्टेट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी, पीपल विल हैव राइट टू रिवोल्ट। और अगर ऐसा एक स्टेट करता है, क्या करता है? वो व्यक्ति को उसके राइट टू लाइफ, लिबर्टी या प्रॉपर्टी से वंचित करता है, तो लोगों के पास रिवोल्ट करने का अधिकार होगा। इसका दरअसल मतलब ये है कि राइट, नेचुरल राइट इज एब्सोल्यूट राइट, नेचुरल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स हैं, और स्टेट कैन नॉट लिमिट देम विदाउट कंसेंट, और स्टेट उनको लिमिट या उनको सीमित नहीं कर सकता है बिना कंसेंट के। मैन हैज़ गिवन कंसेंट ओनली फॉर थ्री राइट, और मैन ने केवल अब जो अपनी कंसेंट दी है वो केवल तीन राइट के लिए दी है। कौन कौन से? राइट टू मेक लॉ, आप लॉ बनाइए, आप लॉ को एग्जीक्यूट करिए और उसको एडजुडिकेट करिए, इससे ज़्यादा आपके पास कोई पावर नहीं। तो लॉ के राइट टू प्रॉपर्टी एक बार फिर समझते हैं। तो लॉ हैज़ जस्टिफाइड एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, तो लॉ ने एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया है। मतलब स्टेट कैन नॉट डिवाइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि स्टेट एक व्यक्ति को उसके राइट टू प्रॉपर्टी से वंचित नहीं कर सकता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ लॉ राइट टू प्रॉपर्टी, तो लॉ की जो राइट टू प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो पहला कंपोनेंट है वेदर इट इज़ गुड टू ओन और एंजॉय प्रॉपर्टी, तो क्या राइट प्रॉपर्टी को ओन करना, प्रॉपर्टी का मालिक बनना और उसको एंजॉय करना सही है? क्रिश्चियन और कैथोलिक अप्रोच क्या है? तो क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स जो कि ऑर्थोडॉक्स है ना, अदर वर्ल्डली जो है तो एक्सपीरियंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टी इविल है। दे बिलीव्स गॉड पुनिश्ड एडम्स एंड, उनके अनुसार गॉड पुनिश्ड एडम एंड ईव्स फॉर ईटिंग एप्पल, तो उनके अनुसार गॉड ने एडम को और ईव्स को एप्पल को खाने से, उन्होंने जो एप्पल खा लिया था तो गॉड ने उनको जो है तो मतलब एक प्रकार से दंड दिया। बुद्धिज़्म को भी इस कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए, मतलब बुद्धिज़्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज़्म भी ऐसी बातें करता है। प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं? तो उनके लिए फॉर देम अर्निंग प्रॉपर्टी इज नॉट बैड, तो प्रॉपर्टी को अर्न करना गलत नहीं। मैक्स वेबर लिंक प्रोटेस्टेंट स्पिरिट और इथिक्स लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स है, जो प्रोटेस्टेंट स्पिरिट है,
उसने जो है तो कैपिटलिज्म के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो व्यू है ब्राह्मणिज्म के आसपास आता है। अकॉर्डिंग टू लॉक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग प्रॉपर्टी। तो लॉक के अनुसार प्रॉपर्टी बनाने में कुछ गलत नहीं है ना। प्रॉपर्टी बनाने में, प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में कोई कुछ गलत नहीं है। लॉक का कहना है गॉड विल नॉट गेट एंग्री रेदर गॉड विल गेट प्लीज्ड। तो लॉक का मानना है कि अगर हम प्रॉपर्टी को बनाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे तो गॉड एंग्री नहीं होगा, बल्कि गॉड हमसे खुश होगा। लॉक का कहना है कि गॉड हैड क्रिएटेड एप्पल, मिल्क एंड मीट टू ईट एंड ड्रिंक। तो लॉक का कहना है कि गॉड ने एप्पल, मिल्क और जो मीट है वो खाने और पीने के लिए ही बनाया है। गॉड विल बी एक्चुअली अनहैप्पी इफ वी डोंट, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गॉड हमसे नाखुश हो जाएगा। फॉर देम गॉड इज नॉट अगेंस्ट अर्निंग प्रॉपर्टी। उनके लिए गॉड, मतलब लॉक के लिए गॉड प्रॉपर्टी अर्न करने के अगेंस्ट नहीं है ना। गॉड चाहता है कि हम मटेरियल प्रोग्रेस करें। गॉड वांट्स मैन टू लीड अ कमोडियस लाइफ, है ना। गॉड चाहता है कि हम एक विलासतापूर्ण जिंदगी जिए। प्रॉपर्टी का ओरिजिन क्या है? लॉक सेज दैट इनिशियली प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन कॉमन। तो लॉक का मानना था कि शुरू में प्रॉपर्टी क्या थी, सब व्यक्ति उसको ऑन करते थे, हर व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी थी। इन द सेंस कि हर व्यक्ति प्रॉपर्टी में भागीदार था। हाउ एवर इन इट इज़ अ कॉमन सेंस दैट इट विल नेवर रिमेन इन कॉमन। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि प्रॉपर्टी कभी कॉमन शेयर में नहीं रह सकती। मतलब हर व्यक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति का प्रॉपर्टी में भागीदार नहीं हो सकता। दस इमर्ज द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में आता है। तो प्रॉपर्टी को किन लोगों ने ओन किया? तो दोज हु वर इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, इंटरप्राइजिंग बिकेम ऑनर। तो जो लोग मेहनती थे, जो लोग हार्ड वर्क करना जानते थे और जो लोग उद्यमी थे, उन्होंने प्रॉपर्टी को ऑन करना स्टार्ट कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी के ऑनर बन गए। और गरीब कौन रह गया? तो जो व्यक्ति लेजी थे, कारमसन थे और डेडीमर्स थे। मतलब जो व्यक्ति लेजी थे, कामचोर टाइप के व्यक्ति थे, जो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति थे और जो मुंगेरी लाल के सपने देखते थे, वो लोग गरीब बन गए। स्कोप ऑफ मैंस राइट टू प्रॉपर्टी। तो मैन की राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है? तो मैन हैज एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। मैन के पास राइट टू प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच डिप्राइव्स मैन फ्रॉम हिज राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो मैन को उससे राइट टू प्रॉपर्टी से वंचित करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी रेशनल व्यक्ति जो है तो राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो राइट्स इनलेवन राइट्स है ना। तो ये वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज इनएलिजिबल। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी इनएलिजिबल क्यों है, इसे क्यों नहीं लिया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर्टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ वंसेस लेबर। लॉ का मानना है कि प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के लेबर का परिणाम होती है, जो कि एरिस्टोटिलियन व्यू के करीब आता है। एंड वंसेस लेबर इज अ पार्ट ऑफ वंसेस पर्सनालिटी। और एक व्यक्ति का जो मेहनत होती है, एक व्यक्ति का जो लेबर होता है, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। एंड वन शुड हैव कंप्लीट राइट ओवर इट। और एक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी, अपने लेबर पर पूरा अधिकार होना चाहिए। वट एवर आई क्रिएट बाई यूजिंग माई लेबर बिलोंग टू मी। तो मैं अपने पुरुषार्थ का, अपने लेबर का उपयोग करके जो चीज़ बना रहा हूँ उस पर तो मेरा हक होना ही चाहिए। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज समथिंग ओवर विच मैन हैज एब्सोल्यूट राइट। तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी मतलब है, उसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है जिस पे व्यक्ति का संपूर्ण अधिकार होता है। लॉ आल्सो सजेस्ट दैट मैन हैज एब्सोल्यूट राइट। लॉ का ये भी कहते हैं कि मैन के पास एब्सोल्यूट राइट है ओवर नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ हिज ऑन लेबर बट आल्सो ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर ऑफ हिज स्लेव एंड हॉस्टेज। तो लॉ मानते हैं कि एक व्यक्ति के पास न केवल अपने लेबर
को ओन करने का, या कि अपने लेबर के ऊपर पूरा अधिकार है, बल्कि जो उसके स्लेव्स हैं या उसके जो पास जो हॉर्स है ना, जैसे ये एम्प्लॉय करता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस पर भी उस व्यक्ति का पूरा अधिकार हो। He says that state cannot deprive man from his absolute right to property। वो कहता है कि स्टेट व्यक्ति के एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी से उसे वंचित नहीं कर सकता है। द सोल पर्पस फॉर विच मैन हैज क्रिएटेड द स्टेट इज टू प्रिजर्व द राइट टू प्रॉपर्टी। क्योंकि जो एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए मैन ने स्टेट को बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि स्टेट जो है तो राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। एबव स्टेटमेंट्स मीन दैट मैन हैज नॉट क्रिएटेड स्टेट टू डिप्राइव हिम फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति ने स्टेट को इसलिए नहीं बनाया है कि वो उसके राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे। रादर मैन हैज क्रिएटेड स्टेट फॉर प्रिजर्वेशन, है ना, प्रिजर्वेशन। तो स्टेट, मैन ने स्टेट को किस लिए बनाया है? प्रिजर्वेशन के लिए, अपने संरक्षण के लिए। सिंस दीज आर नेचुरल राइट्स, स्टेट कैन नॉट डिप्राइव मैन विदाउट कंसेंट। और चूंकि ये नेचुरल राइट्स हैं इसलिए स्टेट व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसे उसके इन नेचुरल राइट्स से वंचित नहीं कर सकता है। हाउएवर लॉक हैज पुट 3 लिमिटेशन ऑन राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी पर 3 लिमिटेशंस लगाई। तो वो लिमिटेशन कौन कौन सी हैं? तो नो वन कैन डिप्राइव अदर्स फ्रॉम एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी एक्वायर करने से रोक नहीं सकता है, वंचित नहीं कर सकता है। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इस तरह वो फ्यूडल लॉर्ड्स को चैलेंज करता है, जो कि जो है तो एंड टेकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, और कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ से बोलता है। दूसरा जो लिमिटेशंस है, नो वन हैज राइट टू हार्म और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। तो किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं हो कि प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए या उसको ख़त्म कर दे। मतलब प्रॉपर्टी एक सेक्रेड है, मतलब एक काइंड ऑफ पवित्र इंस्टीट्यूशन है। और तीसरा जो लिमिटेशन है, लेबर लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन क्या है? कि प्रॉपर्टी शुड बी अर्न बाय पुटिंग लेबर। तो प्रॉपर्टी को अपना खून पसीना बहाकर अर्न किया जाना चाहिए, बेईमानी से अर्न नहीं किया जाना चाहिए। लिमिटेशन ऑन राइट टू प्रॉपर्टी आर नॉट इन फेवर ऑफ वर्कर्स पुअर्स। तो जो लिमिटेशंस हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं? कि वो है ना कि सब व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को हार्म या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और लेबर प्रॉपर्टी को अपना लेबर पुट करके एक्वायर किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो लिमिटेशंस है राइट टू प्रॉपर्टी में, ये वर्कर्स या पुअर के हित में नहीं है, बट दे आर गिवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास एंड thus दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट फ्यूडलिज्म। और वो किस लिए दी गई है ना? वो जो बुर्जुआ क्लास, जो कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो रहा था, उसको मतलब उसके पर्सपेक्टिव से दिए गए हैं, जो कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट था। सिंस लॉक गिव एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, ही इज नोन एज स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो चूंकि लॉक जो है तो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी प्रदान करता है, इसलिए उसे पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर कहा जाता है। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है? इसका मतलब है कि व्हाट एवर मैन पजेस इज सोली ड्यूटी हिज ऑन एफर्ट। तो जो कुछ भी व्यक्ति पजेस करता है, जो भी व्यक्ति ओन करता है, वो अपने एफर्ट के कारण ओन करता है। देयरफॉर नाइदर स्टेट नॉर सोसाइटी कैन डिमांड अ शेयर ऑन इट। तो इसलिए ना तो स्टेट और ना ही सोसाइटी इस पे अपना शेयर मांग सकती है। 10 लाख सपोर्ट द मिनिमल स्टेट। तो इस तरह लाख जो है तो एक मिनिमल स्टेट, एक नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विच हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब मिनिमम स्टेट मतलब आप केवल लॉ और ऑर्डर मेंटेन करिए जिससे हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके, बस इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं। मिनिमम स्टेट को नाइट वॉचमैन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेट का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो अब है ना
प्रॉपर्टी को संरक्षित करना होता है। लॉ का व्यू क्या है लॉज के ऊपर, तो लॉज व्यू ऑन लॉ। लॉ बिलोंग टू ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ एंड अकॉर्डिंग टू लॉ नो लॉ मीन्स नो लिबर्टी। तो लॉ जो है तो नेचुरल लॉ के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, और लॉ के अनुसार अगर लॉ नहीं है तो इसका मतलब लिबर्टी भी नहीं, तो नो लॉ मीन्स नो लिबर्टी। लेकिन हॉब्स क्या कहते हैं कि लिबर्टी इज वेयर लाइज साइलेंट। लॉ क्या कहते हैं कि लिबर्टी वहीं है जहाँ लॉ साइलेंट है, और लॉ क्या कहते हैं कि जहाँ अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगी। तो नो लॉ नो लिबर्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैन कैन एंजॉय लिबर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लॉ। तो मैन, एक व्यक्ति, लिबर्टी तभी इंजॉय कर सकता है अगर नेचुरल लॉ है। मैन वाज एंजॉइंग नेचुरल राइट्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो मैन नेचुरल राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, स्टेट ऑफ नेचर में इंजॉय कर रहा था। रीजन इन मैन अलाउड हिम टू एंजॉय नेचुरल राइट्स, और जो व्यक्ति के अंदर रीजन था उसने उसे ऐसा करने के लिए अलाउ किया। Thus in the state of nature man was enjoying the natural rights due to the presence of natural law। इसलिए स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य नेचुरल राइट्स को एंजॉय कर रहा था। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे। Had there been no law in the state of nature there would have been no liberty। और अगर कहीं ऐसा होता कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई लॉ ना होता तो लिबर्टी भी नहीं होती। देयर वर इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ नेचर सो मैन क्रिएटेड कॉमनवेल्थ। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में कुछ असहजताएं थी जिसके कारण व्यक्ति ने कॉमनवेल्थ को बनाया, और कॉमनवेल्थ तो बन गया लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी लिबर्टी को नहीं खोएगा, है ना। मैन विल नॉट लूज हिज लिबर्टी, तो मैन अपनी लिबर्टी को नहीं लॉस करेगा। बिकॉज इवन आफ्टर स्टेट और कॉमनवेल्थ कम इनटू एग्जिस्टेंट इट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ। और बावजूद इसके कि स्टेट और कॉमनवेल्थ अस्तित्व में आ जाता है उसे नेचुरल लॉ के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, मतलब रीजन के अनुसार, मतलब ड्यू प्रोसेस के अनुसार काम करना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि रीजन इन मैन आल्सो टेल्स द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर इनएलिजिबल, है ना। मनुष्य का रीजन क्या कहता है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी एक ऐसे राइट है जिनको नहीं लिया जा सकता है स्टेट के द्वारा। सो स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच कंट्रावीन्स द नेचुरल लॉ और रीजन। तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो नेचुरल लॉ से कन्फ्लिक्ट करता है या नेचुरल जो रीजन है उसको धता बताता है। Thus, natural law has to act as a check to limit the power of the state to protect liberty। इसलिए नेचुरल लॉ एक चेक और बैलेंस की तरह काम करेगा जो स्टेट की पावर को लिमिट करेगा, जिससे वह लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता रहे। कौन? स्टेट। देयरफॉर ही सेज नो लॉ नो लिबर्टी। इसलिए लॉ कहते हैं कि अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगी। विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नेचुरल लॉ और रीजन द लिबर्टी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। जब तक हम नेचुरल लॉ को या रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक लिबर्टी को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में 1978 में कहा कि लॉ हैज़ टू बी फेयर। लॉ को फेयर होना चाहिए, है ना, जस्ट होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। एंड ओनली देन राइट टू लिबर्टी हैज़ प्रोटेक्टेड। और तभी राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है जब लॉ फेयर होगा, जब लॉ जस्ट होगा, जब लॉ रिजनेबल होगा, तभी राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ओनली रीजन इन मैन इज गारंटीड फॉर हिज लिबर्टी। तो इट मीन्स दैट ओनली रीजन इन मैन इज गारंटीड फॉर हिज लिबर्टी। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर रीजन होता है वही उसकी लिबर्टी की गारंटी दे सकता है। तो आर्टिकल 29 गवर्नमेंट कैन इम्पोज ओनली रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मतलब एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 9 के तहत गवर्नमेंट केवल रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकती।
अब चलते चलते इसमें थोड़ा सा लॉक के टॉलरेशन पे क्या भी होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो हाफ इस्टेब्लिश स्टेट हैज एब्सोल्यूट राइट। तो हाफ्स क्या कहते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट राइट है इंडिविजुअल पर, और इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं है। उसके पास केवल एक राइट है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वो बात नहीं करते हैं कौन, लॉक, सॉरी हॉब्स। लेकिन लॉक क्या कहते हैं कि स्टेट शुड गिव फ्रीडम ऑफ कंसेंस। स्टेट को फ्रीडम ऑफ कंसेंस यानी अंतरात्मा की फ्रीडम, व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के में क्या सोचता है ये व्यक्ति के पास होना चाहिए, और स्टेट ये फ्रीडम व्यक्ति को देना चाहिए। स्टेट को ये फ्रीडम व्यक्ति को देनी चाहिए। बिकॉज इन मैटर ऑफ गॉड नो वन लिसन टू द डिक्टेट्स ऑफ मजिस्ट्रेट। क्योंकि अगर भगवान की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति फिर मजिस्ट्रेट की बात नहीं सुनता है। Hence, Locke suggests that state to adopt the tolerant attitude towards the follower of different religion, है ना। तो इस तो लॉक क्या कहते हैं कि स्टेट को इसलिए जो डिफरेंट रिलीजन के फॉलोवर्स हैं उनके प्रति एक टॉलरेंट अप्रोच अपनानी चाहिए, एक टॉलरेंट सहिष्णु नज़रिया रखना चाहिए। लेकिन लॉक कहते हैं कि अथीस्ट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, रेदर दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द स्टेट। तो स्टेट क्या कहते हैं कि अथीस्टों को नहीं टॉलरेट करना चाहिए और उनको बाहर भगा देना चाहिए, कहाँ से, स्टेट से। अथीस्ट कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज इफ दे डोंट बिलीव इन रिलीजन दे विल नॉट बिलीव इन स्टेट और एनीथिंग। स्टेट तो अथीस्ट को ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, जो नास्तिक हैं उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर उनका रिलीजन पे ही विश्वास नहीं है तो हो सकता है कि वो स्टेट और दूसरी चीज़ों पर भी विश्वास ना करें, और जब स्टेट पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर क्योस में फैल जाएगा। इसलिए अब एक स्टेटमेंट आता है रूसो का कि लॉक एज इंडिविजुअलिस्टिक आउट एंड आउट कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल। तो यहाँ पर जो है तो हम अभी थोड़ा सा लॉक एज एन इंडिविजुअलिस्टिक आउट एंड आउट समझेंगे, फिर रूसो के बारे में पढ़ेंगे। तो रूसो के बारे में क्या पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में, हम उनके कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल विल को समझेंगे। और जो कुछ लोग बोलते हैं कि जर्नल विल क्या है, जर्नल विल है लेवियाथन, जिसका सर कटा हुआ है। तो ये भी समझेंगे कैसे बात को कहा जा रहा है। तो चलिए लॉक का एज अ थिंकर असेसमेंट करते हैं। तो लॉक इज इंडिविजुअलिस्टिक आउट एंड आउट, कमेंट करिए, ये वागन ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो लॉक इज थ्रू आउट इंडिविजुअलिस्टिक, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले तो आपको इंडिविजुअलिज्म को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो एक्सप्लेन करिए। तो इंडिविजुअलिज्म एक मॉडर्न टाइम की फिलॉसफी है और इसके जो रूट्स हैं वो सोफिस्ट से ट्रेस किए जा सकते हैं। जो इंडिविजुअलिस्टिक मैन होता है, जो एक व्यक्ति जो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वो अपनी इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है स्टेट की प्रायोरिटी के, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देता। फॉर इंडिविजुअलिस्ट मैन हैज़ प्रायोरिटी ओवर स्टेट और सोसाइटी। तो इंडिविजुअलिस्ट के लिए एक व्यक्ति का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सोसाइटी और स्टेट की इंटरेस्ट से। और इंडिविजुअलिस्ट को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो एक तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट होते हैं और एक नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट होते हैं। और लॉक जो है तो मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट भी है। क्यों? क्योंकि ही बिल्ड्स हिज फिलासफी ऑन द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि वह अपनी जो फिलासफी है वो मैन के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पर बनाता है। और लॉक जो है तो एक नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि मैन इज रेशनल, एक व्यक्ति रेशनल है। मैन इज बॉर्न विथ सर्टेन राइट्स, मैन कुछ राइट्स के साथ, व्यक्ति कुछ राइट्स के साथ जन्म लेता है। और गवर्नमेंट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन कंसेंट, और गवर्नमेंट को कंसेंट पर बेस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट डज नॉट हैव ओरिजिनल पावर, इट ओनली हैव डेलीगेटेड पावर। तो गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं है, उसके पास केवल व्यक्ति के द्वारा जो पावर डेलीगेट की गई है वो केवल वही पावर है। इट स्टेट शुड गिव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और स्टेट को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देना चाहिए इंडिविजुअल को। पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, और लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट का ऑप्शन है। मैन हैज एब्सोल्यूट राइट ओवर प्रॉपर्टी, और मैन का एब्सोल्यूट राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर।
दिस मेक लॉक द स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो इस तरह जब लॉक कहता है कि एक व्यक्ति का उसके प्रॉपर्टी पर संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, तो वह पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर बन जाता है। Thus, Locke is an individualistic out and out. If Hobbes is individualistic and absolutist at the same time, we see Locke individualistic throughout. तो यदि हॉब्स इंडिविजुअलिस्टिक है और एब्सोल्यूटिस्ट है ना, दोनों हैं। हॉब्स क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है भी है और एब्सोल्यूटिस्ट भी है, लेकिन जो लॉक है वो इंडिविजुअलिस्टिक है हर जगह पर लॉक जो है तो इंडिविजुअलिस्टिक। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म लॉक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो ये जो लॉक ने इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, इसी के कारण लॉक को लिबरलिज्म का फादर के रूप में भी देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम 200 से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।